An oil drop having a charge 2e is kept stationary between two parallel horizontal plates 2 centimeter apart when the potential difference is 2000 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन दैम। ठीक है, ऑयल की डेंसिटी आपको दी है 900 kg पर मीटर क्यूब, रेडियस पूछ रहे हैं ड्रॉप की क्या होगी। तो अगर वो ड्रॉप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में सस्पेंडेड है तो बेसिकली वहाँ पे दो फोर्स लग रहे होंगे, एक फोर्स होगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो ऊपर की तरफ लग रहा होगा और एक होगा उसका वेट जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। तो इक्वेशन ये बनेगी कि जो mg होगा वो किससे बैलेंस हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स QE से। अब अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड तो दिया नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया और सेपरेशन दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ले सकते हो डेल्टा V अपॉन डी, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन सेपरेशन से अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जरा इक्वेशन बनाए, तो ये बनेगी इक्वेशन mg इज इक्वल टू QE, ई कितना है, ई है डेल्टा V अपॉन डी। हमें पूछिए रेडियस ड्रॉप की, तो मास क्या लिखेंगे, तो मास लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू चार्ज कितना है, तो चार्ज आपका 2e है, ई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो ये है 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो वो 12,000 वोल्ट का होगा, और सेपरेशन कितना है, तो सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.02 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे डेंसिटी आपको पता है, ग्रेविटी की वैल्यू आप 10 डाल देना। ठीक है, 4/3 पाई को तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो ये कैलकुलेशन तो बनेगी ज़्यादा थोड़ी सी, और आर क्यूब की वैल्यू जब आएगी तो जब आप आर निकालोगे तो क्यूब रूट लोगे। ठीक है, तो जब आप आर क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो आपको फिर आंसर से चेक करना पड़ेगा कि किसका क्यूब करके वो आर क्यूब की वैल्यू से मैच कर जाएगा। ठीक है, आप क्यूब रूट मत फाइंड करना, आप आंसर निकाल के आर क्यूब कितना आ जाएगा, जैसे आर क्यूब जो आ गया वो लिखना है यहाँ पे। ठीक, ठीक है, सारे में 10⁻⁻6 दिया हुआ है, तो सारे में 10⁻⁻6 दिया, यानी इस फैक्टर को लिख लेना आप 10⁻18, और यहाँ एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब वो फैक्टर देखना है कि किसका क्यूब बनेगा, 1.1 का क्यूब बनेगा कि 1.4 का क्यूब बनेगा, 1.7 का क्यूब बनेगा कि 2 का क्यूब बनेगा, तब आपको आर की वैल्यू पता लगेगी कि रेडियस क्या होगी उसकी। ठीक, कैलकुलेशन तो है इसमें। एन इलेक्ट्रॉन्स एंटर इन ए रीजन इन हाई पोटेंशियल रीजन फ्रॉम ए लोअर पोटेंशियल रीजन। ठीक है, मान लिया ये हाई पोटेंशियल रीजन है V2, ये लोअर पोटेंशियल रीजन है V1, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल रीजन है, हाई वोल्टेज, और ये लो वोल्टेज रीजन है। और जो इलेक्ट्रॉन है, पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में, तो वो तो अपने आप ही भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर है नेगेटिव चार्ज होगा उस पर, तो उस पर फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, तो लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तो वो एस्लेट करता हुआ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, वो वेलोसिटी इंक्रीज होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगी उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो फोर्स जो जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन की तो वेलोसिटी मॉडिफाई होगी, और उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी होगी, मान लिया उसके पास दो वेलोसिटी है, एक इस डायरेक्शन में अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या पैरेलल या एंटी पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर, तो इस वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, और ये वाली जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से। तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। देन इट्स वेलोसिटी विल इंक्रीज, बिल्कुल इंक्रीज होगी। विल चेंज इन डायरेक्शन बट नॉट इन मैग्नीट्यूड, ये गलत है, डायरेक्शन भी बदलेगी और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। ठीक है, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, तो जिस फील्ड की डायरेक्शन में कह रहे हैं कोई चेंज नहीं है, जबकि ये गलत है, फील्ड की डायरेक्शन में ही वेलोसिटी का चेंज होगा, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो चेंज इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जो वेलोसिटी फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, और ये ए आंसर भी बनना चाहिए। ठीक है, ए आंसर भी बनना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन हाई पोटेंशियल रीजन फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल रीजन, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में आ रहा है, तो वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में होगी तभी तो आ रहा होगा, और जब वेलोसिटी इसी डायरेक्शन में, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो एस्लेट करेगा ही करेगा, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी ही करेगी, तो आपका ए आंसर भी बनेगा, ए आंसर भी बनेगा और डी आंसर भी बनेगा, दोनों आंसर बनेंगे। Two parallel plates separated by distance 5 मिलीमीटर are kept at a potential difference of 50 वोल्ट, तो सेपरेशन दिया है और पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। फिर कह रहे हैं एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास इतना है, उस पर चार्ज इतना है, इतनी वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, एस्लेशन पूछ रहे हैं कितना होगा उस चार्ज पार्टिकल का। ठीक, अब समस्या ये है कि किस डायरेक्शन में एंटर कर रहा है, ऐसा कुछ बताया ही नहीं उन्होंने, तो जरा देखते हैं क्या सिचुएशन है।
तो मान लिया मैंने कहा ये दो पैरेलल प्लेट्स हैं इस तरह से, और उसमें मैंने ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर लिया है। नीचे वाली प्लेट जो है वो हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिवली चार्ज होगी, ऊपर वाली प्लेट लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिवली चार्ज होगी, और ऊपर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। कितना होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट, और सेपरेशन कितना है? 5 मिलीमीटर। मिलीमीटर का मतलब हुआ 10⁻³ तो ऊपर जाएगा ये 10⁻+3 हो जाएगा। तो इससे जब डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁴ आ जाएगा, 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलाम। ये तो बना आपका फील्ड। ठीक, तो जब इसमें एंटर करेगा किस वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, कुछ क्लियर समझ में आ नहीं रहा है उसमें। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो बना लेते हैं। ठीक है, इस पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स कितना आएगा। कहीं ऐसा तो नहीं बैलेंस हो जा रहा हो? बैलेंस तो होगा नहीं क्योंकि एसलेशन कह ही रहे हैं, एसलेशन दिया ही हुआ है, तो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ठीक है, क्यू ई जो फोर्स आपका आएगा वो क्यू जो चार्ज है वो 10⁻11 कूलाम है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 10⁻⁴ है, तो ये आपका आ गया 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से अगर मुझे एसलेशन निकालना हो कितना होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का एसलेशन, तो ये बनेगा क्यू ई बाई एम। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स का अगर हम एसलेशन देखेंगे तो क्यू बाई एम आ जाएगा। तो क्यू ई आपका आया 10⁻⁷, और एम जो आएगा वो है 10⁻⁻15 kg, तो ये आपका आ रहा है 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फोर्स का एसलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है, ग्रेविटेशनल फोर्स का एसलेशन तो जी होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो एक एसलेशन आपका 10 है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का हम एसलेशन काउंट भी करें तो वो 10 है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का 10⁸, तो इनका रिजल्टेंट निकालोगे तो 10⁸ ही आएगा, क्योंकि 10⁸ तो 10 के कंपेरिजन में इतना ज़्यादा है। तो रिजल्टेंट चाहे इलेक्ट्रिक एसलेशन ग्रेविटेशनल एसलेशन से कितने भी एंगल पे हो, इनका रिजल्टेंट 10⁸ के ऑलमोस्ट बराबर आएगा। तो इसलिए उन्होंने इस क्वेश्चन में ना कोई डायरेक्शन बताई है, ना ग्रेविटी की डायरेक्शन, मतलब कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि प्लेट्स में पोटेंशियल किधर है, फील्ड किधर है, डायरेक्शन क्या है, ग्रेविटी का जो एसलेशन है वो इस इलेक्ट्रिक एसलेशन के साथ कितने एंगल पे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो इसके कंपैरिजन में निग्लिजिबल है, इसको आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो 10⁸ है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी थी, उसमें कुछ क्लियर नहीं था कि प्लेट्स कैसी हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी उसके सामने कहीं कहीं स्टैंड ही नहीं कर रही है। दो प्लेट्स हैं, उनका पोटेंशियल दिया -10 और 30, यानी उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 40 वोल्ट, और सेपरेशन 2 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहे हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आएगा वो आपका आ जाएगा डेल्टा वी अपॉन डी। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 40 वोल्ट, और सेपरेशन है 2 सेंटीमीटर यानी 0.02, तो पॉइंट हटाएंगे तो 0 लगा लेंगे, यहाँ पे 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2000 वोल्ट पर मीटर। ये बनेगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो योर आंसर इज ए पार्ट। 4 charges plus q minus q plus q minus q are placed at the corners of a square taken in order at the center of the square। ठीक है, उसी ऑर्डर में बनाएंगे जिस ऑर्डर में उन्होंने दिया है हमको। एक चार्ज है आपका प्लस क्यू, एक चार्ज है आपका माइनस क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, और ये चार्ज है माइनस क्यू, और बात सेंटर की चल रही है। ऑर्डर में लिखा है प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो ये सिचुएशन तो ऐसी हो गई जिसमें सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो गया। गौर से देखो आप, इसमें इस पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस पॉजिटिव का इस तरफ होगा, आपस में कैंसिल आउट होकर खत्म हो गए। इस नेगेटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होगा, और इस वाले नेगेटिव का इस तरफ हो जाएगा, तो ये दोनों अभी आपस में अपोजिट हो गए, ये भी खत्म हो गए। तो ये पैटर्न इस तरह से क्रिएट हुआ है कि सेंटर पे पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल तो जीरो होगा ही होगा, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आपस में कैंसिल आउट हो गए। सो बोथ विल बी जीरो। सो योर आंसर इज ए पार्ट। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, पोटेंशियल ए पॉइंट का दिया है, बी पॉइंट का दिया है, सी पॉइंट का दिया है, 4 वोल्ट, 16 वोल्ट एंड 12 वोल्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ रहे हैं क्या होगा। ठीक है, तो आराम से समझिए आप। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट सी है। ए के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, -2, +2। बी के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं? -2, ये दोनों सेम लिखे हैं।
ए के भी -2 + 2, बी के भी -2 + 2, तो ये क्वेश्चन फिर नहीं हो पाएगा ये। ठीक, अब हम कुछ नहीं कर सकते, या तो इसमें क्वेश्चन को मॉडिफाई करें तो फिर भी आंसर मैच करे नहीं करे कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दोनों उन्होंने सेम दे दिए। ठीक है, इनमें से कोई हो सकता है दोनों माइनस वाला भी कोई पॉइंट हो सकता है, या हो सकता है दोनों प्लस वाला भी कोई पॉइंट हो, तो अब ये नहीं हो पाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको दिया है और इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहे हैं प्लेस्ड एट द ओरिजिन, तो हम ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज से मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका, अब ये एक्स वाई जेड सब कुछ है, तो ये होता है डेल माइनस टाइम्स डेल वी बाई डेल एक्स के साथ आई कैप आएगा, प्लस डेल वी बाई डेल वाई के साथ जे कैप आएगा, और डेल वी बाई डेल जेड के साथ के कैप आएगा। तो लिखें जरा हम इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए माइनस, पहले पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ पे वाई और जेड है उनको कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो पहले वाले टर्म का हो जाएगा 6 और दूसरे वाले टर्म का हो जाएगा -8y², और बाकी सारे टर्म का 0 हो जाएगा क्योंकि उनमें एक्स है ही नहीं, तो ये बना आपका आई कैप। ठीक, प्लस अब हम डिफरेंशिएट करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो जहाँ y नहीं है, बिल्कुल y है ही नहीं, मतलब x और सिर्फ z है, तो वो तो कांस्टेंट टर्म मान की तरह ट्रीट होंगे, वो तो 0 हो जाएंगे। तो इनका बचेगा क्या, तो एक पहले वाले टर्म का आ रहा है -16xy, दूसरे टर्म का आ रहा है -8 और तीसरे टर्म का आ रहा है +6z, और ये हो गया j कैप। अब हम z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहले का 0, दूसरे का 0, तीसरे का 0, पहले तीनों टर्म का 0 हो जाएगा, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इनमें z है ही नहीं। अगले वाले 6yz का आएगा 6y, और -4z² का आएगा -8z, और ये बना k कैप। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आपको 0,0,0 पे ओरिजिन पे निकालना है, तो 0,0 की वैल्यू डालोगे, x भी 0, y भी 0, z भी 0, तो पहला जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है आपका 6i कैप, दूसरा जो टर्म आ रहा है वो आ रहा है -8j कैप, और तीसरा टर्म तो आपका 0 ही हो गया। तो जब माइनस भी अंदर पहुंचा दोगे तो ये आपका हो जाएगा -6i कैप प्लस 8j कैप, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और जो चार्ज है आपका वो 2 कूलम है, तो फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है F = QE, सो इट इज़ -12i कैप प्लस 16j कैप, ये आ जाएगा फोर्स। फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर आपको चाहिए तो ये बनेगा √12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, सो इट इज़ √400, दैट मीन्स 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। डी पार्ट, consider 2 points 1 and 2 in a region outside a charged sphere. 2 points are not very far away from the sphere. ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं 1 and 2 किसी रीजन में हैं, आउटसाइड चार्ज स्फीयर से बाहर की तरफ है। ठीक है, और वो स्फीयर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इफ़ E and B रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक, जरा बनाते हैं। चार्ज स्फीयर है ये, ठीक है, चार्ज स्फीयर है, इस पर चार्ज है, और आउटसाइड रीजन में, स्फीयर के आउटसाइड रीजन में 2 पॉइंट्स है, कोई से 2 पॉइंट्स हो सकते हैं, और उन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और पोटेंशियल V है। पहले पॉइंट पे E1 E2 E1 V1 और दूसरे पॉइंट पे E2 V2, तो पूछ रहे कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे पहला उन्होंने क्या किया, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए और V1 और V2 का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है। अगर आपने क्या किया, सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे दोनों पॉइंट लिए, कैप स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ लिया और ऐसे ही स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ लिया आपने, तो इन दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1 है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है, डायरेक्शन तो दोनों की अलग रहेंगी बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, और सिंस ये स्फीयर के सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे दोनों का पोटेंशियल भी सेम होगा, तो पहला पॉसिबल बिल्कुल है पॉसिबल, लेकिन आपको निकालना नॉट पॉसिबल। ठीक, दूसरा कह रहे हैं E1 E2 के बराबर ना हो, V1 V2 के बराबर ना हो, तो बिल्कुल आप ले लो, एक पॉइंट कहीं ले लो, एक पॉइंट कहीं ले लो। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक पॉइंट कहीं दूसरी जगह ले लो। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस में मत लो। ठीक है, यहाँ से आर और यहाँ से आर और आर पे लेने का फायदा ये होगा कि पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, एक को R1 पे ले लो, एक को कहीं दूर R2 पे ले लो। ठीक है, R1 R2 बराबर नहीं होने चाहिए, तो ना V1 V2 बराबर होंगे ना E1 E2 बराबर होंगे, तो ये भी पॉसिबल है, हमें फाइंड करना नॉट पॉसिबल। तीसरा कि V1 और V2 तो बराबर हो जाए, E1 और E2 बराबर ना हो, जो पॉइंट्स अभी हैं वो बिल्कुल वही हैं, यहाँ पे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल बराबर होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन अलग है। अब ए में तो मैग्नीट्यूड बराबर था, अब मैग्नीट्यूड नहीं लोगे आप, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लोगे तो वो बराबर तो नहीं आएगा, तो सी वाला भी पॉसिबल है। ठीक है, डी वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्यों? डी वाला इसलिए पॉसिबल नहीं होगा
क्यों कह रहे हैं E1 और E2 का मैग्नीट्यूड बराबर है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बराबर है तो वो दोनों पॉइंट स्फीयर के सेंटर से बराबर डिस्टेंस पे होंगे, और बराबर डिस्टेंस पे होंगे तो पोटेंशियल तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो डी पार्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ठीक, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, पोटेंशियल आपको दिया है, पोटेंशियल का फंक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं। कहाँ पूछ रहे हैं वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकालें, माइनस कितना है, इसको उधर ही सॉल्व करेंगे, दूसरी साइड में ले जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड है -5x + 3y + √15z। ठीक, अब देखते हैं कहाँ निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, बस कहीं निकालना नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट ही आएगा, XYZ का फंक्शन नहीं आएगा। तो बना लें फिर। तो पोटेंशियल आपको दिया था -5x + 3y + √15z, और हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस टाइम्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो -5i कैप, फिर करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो +3j कैप, फिर करेंगे z के रिस्पेक्ट में तो +√15k कैप, ये बनेगा आपका। अब अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो वो आपका आ जाएगा √5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, और √15 का बनेगा 15, तो ये बनेगा √49। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 7 न्यूटन पर कूलाम। सो योर आंसर इज डी पार्ट, अगर पोटेंशियल वोल्ट में हो तो। अब इसमें क्या है, पोटेंशियल और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। ठीक है, पोटेंशियल डिस्टेंस x एक्सिस के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन, कौन सा ट्रू है वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट है, और जहाँ भी पोटेंशियल कांस्टेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो E1 0 होगा और E3 0 होगा। ठीक है, क्या क्या 0 होगा, E1 0 होगा और E3 0 होगा। ठीक, E1 एंड E3 = 0। जहाँ भी पोटेंशियल, जिस रीजन में पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो E1 आपका 0 हो गया और आपका E3 भी 0 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा E5 वाला रीजन है, वहाँ तो पोटेंशियल 0 ही है, मतलब कांस्टेंट ही है, तो E5 भी 0 होगा, तो E5 भी क्या होगा, 0, यानी तीनों पोटेंशियल 0 होगा, E1 E3 और E5। तो E1 E3 E5 यहाँ बराबर है, ये देखिए ये बराबर है, बराबर तो है ही, और वो वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो मुझे लगता है आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बाकी E2 और E4 में फोकस करते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल, यहाँ पे जो स्लोप है वो कम है और यहाँ पे स्लोप ज़्यादा है, तो पोटेंशियल का जो डेरिवेटिव होता है पोजीशन के साथ, जब उस पर माइनस लगा देते हैं तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, तो -dV/dx इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहाँ पे स्लोप कम है, यहाँ स्लोप ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा। सो E4 इज ग्रेटर देन E2। डायरेक्शन बिल्कुल अलग होगी। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इस तरफ होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ होगी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, लेकिन मैग्नीट्यूड 4 वाले रीजन में ज़्यादा होगा बजाय के 2 के। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट। इसमें क्या है, एक चार्ज कंडक्टर है और एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे हमने फिक्स किया, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ये चार्ज कंडक्टर, इस पर हमने इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, इफ एट ए पॉइंट P चार्ज डेंसिटी सिग्मा, P पॉइंट पे चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है, और पोटेंशियल V है। अब ये पूरा कंडक्टर है, तो कंडक्टर तो इक्विपोटेंशियल होता है, इसका मतलब इस पूरे का पोटेंशियल V होगा, हर पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, V। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे करेंगे सेटल, तो वो समझिए, P जो है वहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, और जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होती है वहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, और चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक, क्यू का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा है, तो वहाँ पर चार्ज डेंसिटी कम होगी। ठीक है, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वीक होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कंडक्टर के बाहर, तो वो होता है σ/ε0 कंडक्टर के बाहर। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। ठीक, तो पोटेंशियल तो P और Q रीजन दोनों का सेम रहेगा, बट P का रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो P पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। सो पोटेंशियल और Q पे सरफेस चार्ज डेंसिटी भी कम होगी। ठीक है, तो Q के बारे में पूछ रहे हैं, तो Q की सरफेस चार्ज डेंसिटी P से कम होगी, इज लेस देन सिग्मा, पोटेंशियल V होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E से भी कम होगा, तो आपका आंसर बनेगा डी पार्ट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से कम है, पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड E से कम है। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर इज 100 वोल्ट। सरफेस का पोटेंशियल दिया है 100 वोल्ट।
टू स्टेटमेंट आर मेड इन दिस रीजन, इन दिस रिगार्ड दो स्टेटमेंट हमने बनाए हैं। पहला क्या है, एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज जीरो, ठीक है। कंडक्टिंग स्फीयर है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगा। एट एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक, अंदर किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल वही होता है जो किसके सरफेस का होता है, तो वो 100 वोल्ट ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट आपके ट्रू है, ठीक ठीक है। और कौन किसका इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसीलिए पोटेंशियल कांस्टेंट है हर जगह, ठीक। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट, S1 और S2 दोनों ही ट्रू एंड S1 इज द कॉज ऑफ S2, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा वहां फिर पोटेंशियल वेरी नहीं करेगा, ठीक। सी पार्ट आंसर बनेगा।